हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूँ। आज हम फिर जीआईसी मेंस पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आपके बीच मौजूद हैं और जो वो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो भी होंगे इंडियन पॉलिटी से या कहें भारतीय संविधान से। वो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जिसकी प्रकृति सदाबहार होगी, यानी कि यूनिवर्सल इन नेचर होगी, जो आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और आपको जो पूरी वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में हम प्रोवाइड करा देंगे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये जरूर होगी, जब भी आप वीडियो देखा करें तो कम से कम वीडियो को लाइक जरूर करें, बेशक सब्सक्राइब ना करें। हम बीच बीच में वैसे भी नहीं कहते हैं कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए करेगा। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। चलिए फिर हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन होगा, आप देखते हैं भारत में जो संघीय प्रणाली का एक राज्य में प्रतीक दिया गया है, जो संघीय संबंध को अच्छा बनाता है केंद्र और राज्यों के बीच, उस पद को हमने क्रिएट किया था, वो था राज्यपाल या गवर्नर। तो हम उससे ही जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। राज्यपाल का पद और चुनाव, हम देखेंगे भारत में राज्यपाल का पद हमेशा ही विवादों से घिरा रहता है और उसके चुनाव के तरीकों पर बातचीत होती रहती है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्या राज्यपाल का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए? क्या उसे सरकार सीधे तौर पर चुने या उसके चुनाव का तरीका कुछ अलग हो? फिर हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत की संघीय प्रणाली और राज्यपाल का पद। हमने कहा था कि भारत में संघीय प्रणाली है, यानी कि फेडरल सिस्टम है, और उस फेडरल सिस्टम में स्टेट के साथ केंद्र के संबंध को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा गवर्नर का पद। क्या इससे जुड़ा कुछ विवाद है, उसे हम जानेंगे। फिर केंद्र राज्य संबंध और राज्यपाल, यानी कि बीच की धुरी राज्यपाल। तो हम देखते हैं कि ये चार क्वेश्चन हमने डेवलप किए, बनाने की कोशिश की। आप देखेंगे राज्यपाल से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन बने होते हैं, बस हमने पूरे आंसर को इस तरीके से टैकल किया है कि आपका राज्यपाल या गवर्नर से जुड़ा कोई क्वेश्चन आए तो आप इन पॉइंट्स को अपने मन में जरूर ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन को जानते हैं, जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बनाने की कोशिश की है। वो कहता है कि भारत में पद वर्ग अनुक्रम के अनुसार, यानी कि हायरार्की के अनुसार, जो हमारा पोस्ट है हमारे भारत में डिसाइड किए गए, उसके अनुसार माननीय राज्यपाल का पद चौथे स्थान पर रखा गया है। और जो भारत में संवैधानिक पद होने के साथ राज्य में संघीय प्रणाली का प्रतीक है, यानी कि संघीय प्रणाली का कैसे प्रतीक है, वो मीडिएटर की भूमिका निभाता है स्टेट और राज्यों के बीच संबंध में। ठीक है, जहां एक तरफ संघीय स्तर पर हम राष्ट्रपति देखते हैं, वैसे ही काम राज्य स्तर पर कौन करता हमारे लिए, राज्यपाल या गवर्नर का पद। इस पद का स्रोत कनाडा का संविधान है, यानी कि हमने कैनेडियन संविधान से ये पद को क्रिएट किया अपने संविधान में। उसकी नियुक्ति 155वें आर्टिकल अनुच्छेद 155 में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी कि उनको शपथ कौन दिलाता है, उनको चुनता कौन है, हमारे यहाँ के माननीय राष्ट्रपति। ठीक है, पदावधि, राज्यपाल की पद अवधि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होती है। देखो ये सबसे मेन पॉइंट आ गया यहाँ पर कि वो कुछ संवैधानिक पद है। साथ ही साथ ये कह दिया गया आर्टिकल 156 में, जो विवाद का कारण रहा, 156 में ये कहा दिया कि राष्ट्रपति की मर्जी अनुसार या कहे उनकी इच्छा अनुरूप ही राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है, जो केंद्र और राज्यों में विवाद का कारण भी बनता है। देखो यहाँ से अब डिबेट आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, जो केंद्र और राज्यों में विवाद का कारण भी बनता है। हालांकि जो विवाद आज है वह नया नहीं है। देखो यहाँ पर बहुत बड़ी चीज हमने लिखने की कोशिश की है, ये जो विवाद आज जुड़ा है ना चुनाव को लेकर, ये कोई नया नहीं है, पुराना ही था। भारतीय संविधान सभा में भी ये डिबेट मौजूद था। उस डिबेट को हम अब बताएंगे किस तरीके से संविधान सभा में डिबेट था। देखो 3 मुद्दों को लेकर उस समय डिबेट चलता था हमारी संविधान सभा में, जब संविधान बनाया जा रहा था। पहला, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और प्रधानमंत्री परामर्श करे, यानी कि जो चुना जाए क्या ये सही रहेगा, राष्ट्रपति उसे मनोनीत करे और प्रधानमंत्री के अनुसार वह सलाह के अनुसार चुने। दूसरा क्वेश्चन जो डिबेट में रहा संविधान सभा में, वो था विधानमंडल की तरह या कहीं विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसी तरीके से क्या राज्यपाल का भी हमें चुनाव करना चाहिए, कैसे, डायरेक्ट वे में, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से। तीसरा डिबेट था शक्तियों को लेकर प्रधान भूमिका में कौन रहे, राज्य के अंदर शक्तियों को लेकर के प्रधान भूमिका में कौन रहे,
क्या जो मुख्यमंत्री जनता द्वारा चुना गया है, जनता का प्रतिनिधि है, या संवैधानिक प्रधान कहे जाने वाले राज्यपाल को हम शक्ति का प्रधान कहें। ये 3 डिबेट थे। उन तीनों ही डिबेट पे कुछ संविधान सभा के मेंबर्स के आप हम नाम बताते हैं। और ये जो डिबेट था, ये भी आपको ध्यान रखना, डिबेट चला तो उस समय एक चीज आपको माइंड में रखनी है, जब विचार विमर्श का केंद्र अमेरिका का संविधान और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को संविधान बना था, यानी कि उस समय जब डिबेट हमारी असेंबली में चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चल रहा था, उस समय जो डिबेट का केंद्र बना था वो था अमेरिका के संविधान के अनुरूप जो राज्यपाल का पद है, क्या उस रूप को हमें अपनाना चाहिए, या जो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में राज्यपाल का रूप है उस रूप को हमें अपनाना चाहिए, या भारतीय परिस्थिति अनुसार उसमें कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए। ठीक है, उसी की तरीके से हम देखें तो हम सबसे पहले बात करते हैं सदस्य हृदयनाथ कुंजरू जो हमारे संयुक्त प्रांत के सदस्य थे। संयुक्त प्रांत किसे कहा जाता है? यूपी वाले क्षेत्र को। उन्होंने कहा मनोनीत किया जाए, चुनाव नहीं। इनका मानना था जो राज्यपाल का पद है ना, उसे मनोनीत किया जाना चाहिए, ना कि क्या करें, चुनाव हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर चुनाव कराया जाएगा तो राज्यों का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होगा और फिर देश में मंत्रिमंडल और राज्यपाल के बीच शक्ति के लिए द्वंद्व समाप्त नहीं होगा। इनका कहने का मतलब था कि हम मनोनीत करेंगे तो अच्छा होगा। अगर हम राज्यपाल को भी चुनकर भेजते हैं, जैसे हमें विधानसभा के चुनाव कराएंगे, तो हमेशा से इन दोनों के बीच क्लैश मचा रहेगा, संघर्ष होता रहेगा कि हमारे पास ज़्यादा पावर है, राज्यपाल कहेगा ज़्यादा मेरे पास है, या फिर मुख्यमंत्री कहेगा कि हमारे पास ज़्यादा पावर है, कि हम धुरी हैं पूरे राज्य की शक्ति की। तो ये द्वंद्व बना रहेगा और एक दूसरे के जो पद होंगे ये कोशिश करेंगे कि प्रशासन पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो। इसलिए उन्होंने कहा कि ये फिक्स कर दे, राज्यपाल ही उस राज्य का प्रधान होगा, उसकी सारी शक्ति हमारी तरफ ही घूमेगी। अगर चुनाव कराते हैं तो ये दोनों अपने अपने तरीके से नीतियों को इम्प्लीमेंट करते नजर आएंगे, ऐसा मानना था कुंजरू साहब का। फिर आगे बात करें, अगले व्यक्ति थे विश्वनाथ दास। ये कहाँ से थे? उड़ीसा से सदस्य थे ये भी। क्या होगा अगर भविष्य में केंद्र में दूसरी सरकार और राज्य में दूसरी सरकार सत्ता में? देखो, इनका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और आज भी यही विवाद होता है कि जब हम देखते हैं केंद्र सरकार में, क्या देखते हैं हम, बीजेपी गवर्नमेंट या एनडीए गवर्नमेंट है, और वहीं हम बात करें महाराष्ट्र में, दिल्ली में, उड़ीसा में, वहां पर विपक्षी गवर्नमेंट है, यानी कि गैर बीजेपी सरकार वहां पर है। चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे उड़ीसा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, होता क्या है, क्योंकि मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और सलाह प्रधानमंत्री देते हैं कि इस व्यक्ति को वहां का राज्यपाल बनाया जाए। तो उसी समय विश्वनाथ दास ने यह कह दिया था कि क्या होगा उस स्थिति में जब केंद्र में दूसरी सरकार और राज्य में दूसरी सरकार होगी, जब वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा और उसके पीछे जो उसकी बैकबोन होगी वो सलाह द्वारा या जो व्यक्ति को उन्होंने कैंडिडेट घोषित किया होगा और प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिमंडल करेगी। तो यहाँ पर द्वंद्व ये होगा कि वह कभी भी निस्वार्थ भाव से काम करेगा ही नहीं, क्योंकि वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है और उसके पीछे दिमाग किसका है? प्रधानमंत्री का। तो इन्होंने कहा था कि हमारा ये द्वंद्व ना हमेशा ही चलता रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में भारत में और पार्टियां बनेंगी। भारत एक विकासशील लोकतंत्र कहलाएगा, यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां बनेगी। ये डाउट उन्होंने उसी समय क्रिएट कर दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मनोनीत करें। प्रधानमंत्री का परामर्श सदा निस्वार्थ रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? इन्होंने उस समय के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रति तो श्रद्धा रखी, मगर ये कहा कि आने वाले प्रधानमंत्री जो होंगे, क्या उनके अंदर सत्ता का लालच नहीं होगा? क्या मुख्यमंत्री बनेगा उसके अंदर सत्ता का लालच नहीं होगा? तो यहाँ पर क्लैश बढ़ सकता है, यहाँ द्वंद्व बढ़ सकता है, संघर्ष बढ़ सकता है। इसलिए राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के कार्यों में हस्तक्षेप तो करेगा तो सही रहेगा? इन्होंने कहा बिल्कुल सही नहीं रहेगा। इसलिए हमें क्या करना है? लोकतंत्र कायम करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें राज्यपाल का भी चुनाव करना होगा, ना कि मनोनीत किया जाए। ये इनकी मांग थी। अब आगे चले तो दुर्गाबाई मद्रास से थी। पहले तो इन्होंने कहा कि हाँ हम क्या करेंगे, चुनाव करा लेंगे, मगर इन्हें जब पता चला कि नहीं ये स्थिति सही नहीं रहने की, तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल को हम प्रत्यक्ष रूप से ना चुने, राष्ट्रपति ही मनोनीत करे, बस क्या हो, वह किसी भी दलगत राजनीति से प्रेरित ना हो। कौन? राज्यपाल का पद। वह दलगत राजनीति से अगर पहले जुड़ा हुआ है, दलीय राजनीति से पहले जुड़ा हो, तो वहाँ पर पूरी तरीके से त्यागना होगा, उसके बाद ही वह राज्यपाल के पद पर आसीन हो, ऐसा इनका मानना था। और साथ ही साथ क्या
क्या कि वो मंत्रिमंडल की सलाह भी ली जाए जब राज्यपाल का पद क्रिएट किया जा रहा हो, यानी कि वहाँ पर किसी व्यक्ति को शपथ दिलाई जा रही है। देखो हम कहते हैं ना, आज भी ये कहते हैं, जब सरकारिया आयोग है या सहाय आयोग है, वो कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें मंत्रिमंडल की भी सलाह लेनी। और ये सलाह की बात हमने देखा कि उससे 50 साल पहले, 50-60 साल पहले भी ये बात चलती थी, ये डिबेट चलता था। तो आपको पता चल रहा है ना कि ये डिबेट कोई नया नहीं है, हमारी संविधान सभा में भी डिबेट रहा। बस ये सब पॉइंट आप लिखेंगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका क्वेश्चन जो है ना वो बहुत निखर कर आएगा। जो टीचर या जो कॉपी चेकर होगा वो भी सोचेगा कि हाँ, कैंडिडेट्स में क्वालिटी है। फिर अगली बात करें, पी के सेन का मानना था मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किया जाए, परंतु लोकतंत्र की भावना को भी सम्मान दिया जाए, अर्थात राज्यपाल प्रांत के कार्यों में हस्तक्षेप बिल्कुल ना करे। इनका ये कहना था बिल्कुल हस्तक्षेप ना करे, बस क्या है, वो अगर कुछ कार्य होते हैं तो वो बताए राष्ट्रपति को कि हाँ राज्य के द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं, इसके अलावा उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए। ये पी.के. सेन का मानना था, ठीक है। नहीं तो विधान मंडल और राज्यसभा राज्यपाल के बीच जैसा संघर्ष कायम रहेगा। देखो अब सबसे बढ़िया चीज़ अगर जो लगती है, जो पॉइंट है, वो था सिब्बल लाल सक्सेना का। सिब्बल लाल सक्सेना का यहाँ कहना था कि अगर चुनाव कराते हैं तो हमें देखने के लिए मिलेगा राज्य में नियंत्रण और संतुलन की स्थिति बनी रहेगी। देखो इनका ये मानना था, जहां ऊपर हमने देखा वो कह रहे थे नहीं मनोनीत किया जाना चाहिए, इनका मानना था देखो चुनाव कराया जाना चाहिए, उससे क्या होगा, नियंत्रण और संतुलन की स्थिति रहेगी। जैसे हम देखते हैं कहाँ पर, जैसे हम देखते हैं हमारे 3 स्तर पर शक्तियों का बंटवारा हमने किया है और एक राष्ट्रपति का पद भी क्रिएट किया गया है, वैसे ही हम देखें अगर राज्य में राज्यपाल को भी हम चुनकर लाएं तो हम सरकार और साथ ही साथ जो क्या होगा, सरकार और जो हमारा राज्यपाल होगा, इन दोनों के बीच चेक एंड बैलेंस की वो रणनीति बनी रहेगी। अगर राज्यपाल कुछ गलत करता है तो वहां पर विधानमंडल में राज्यपाल के कार्य के प्रति कार्रवाई या उस पर निंदा की जा सकती है। वैसे ही अगर विधानमंडल में बैठी सरकार ने कुछ गलत किया तो राज्यपाल भी उसकी आलोचना कर सकता है, जहां पर ना तो सरकार अपनी संवैधानिक पद से अलग जाएगी या कार्यों से अलग जाएगी, ना ही राज्यपाल। तो इन्होंने कहा चेक एंड बैलेंस की स्थिति बनी रहेगी, इसलिए राज्यपाल का चुनाव किया जाना चाहिए, ठीक है, इनका ये मानना था। फिर अगले पॉइंट की ओर बढ़े तो अगला पॉइंट तो बहुत महत्वपूर्ण है, वो पॉइंट भी ध्यान रखना। इन्होंने ये कहा था, सैयद महमूद सादुल्ला, ये कहाँ से थे, असम से थे, गवर्नर थे वहाँ के, मतलब राज्यपाल थे। इन्होंने कहा देखो आज जिस देश की हम बात कर रहे हैं ना, जिसे हम आदर्श मान रहे हैं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को, उसके आधार पर हम गवर्नर का पद यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। ये थोड़ा ना किसके करीब थे, ये चाहते थे कि हमें अमेरिका जैसी राज्यपाल की पद्धति को भारत में लाया जाना चाहिए। तो उनका कहना था कि हमें क्या है कि उन देशों की प्रणालियों को भारत में ला रहे हैं जहाँ पर जो क्रिएट किया गया पद था, गवर्नर का पद था, वो कठपुतली था किसका, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का। उसके कहने पर ही वहाँ पर वो जो है पूरी सरकार पर, देश पर कंट्रोल किया करता था। वैसे ही क्या कर रहे हैं कि एक दूसरी उत्पीड़न प्रणाली हम भारत में लेकर के आ रहे हैं, जहाँ स्वार्थ भाव से हो सकता है कि जो स्वार्थ भाव से कभी जो प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल होगा वो राज्य में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करे, हस्तक्षेप करे, तो क्या होगा, वहां पर राज्य बागी हो सकता है राज्यपाल के थ्रू, उसके कृत्यों के थ्रू। तो हमें इस प्रणाली को भारत में नहीं लाना चाहिए था। इनकी ये सलाह थी कि हमें अमेरिका जैसी प्रणाली को भारत में लेकर के आना चाहिए, जहां पर गवर्नर के पद का चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे डिबेट हमने थोड़े थोड़े डिबेट आपको बताने की कोशिश की, इसके अलावा तो बहुत सारे डिबेट थे, मुद्दे हमने आपको ऊपर 3 बताई दिए। मैं जब भी आप कभी संविधान सभा के डिबेट बता रहे हैं तो उस समय याद रखना है, 2 बड़े व्यक्ति, उस समय के 2 बड़े व्यक्ति नेहरू और अम्बेडकर के विचारों को जरूर बताना होगा। वो ये बात थी कि उन्होंने कहा वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप चुनाव वाली व्यवस्था केंद्र राज्य संबंध के साथ संघ के लिए घातक हो सकती है, क्योंकि भारत अभी बना था, अभी नया आज़ाद हुआ था। अगर हम राज्यों पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि राज्य जो है भारत से अलग की भी मांग कर सकते हैं या अपनी नई प्रणाली भी अपना सकते हैं। हम आज भी देखते हैं, जैसे कश्मीर हुआ, पंजाब में हमने देखा था जब आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया था, वो अपने अलग उसकी मांग करता, स्वायत्ता की मांग। तो अगर उस समय हम मजबूत संघ ना रखते, राज्यों को थोड़ा कमजोर ना करते, तो क्या
भारत इस रूप में वर्तमान में है ऐसा हो पाता ऐसा अंबेडकर और नेहरू का था, इसलिए हम उस समय संघ को मजबूत बना रहे हैं और राज्यपाल को किसके हाथों में ज़्यादा शक्तियाँ रख रहे हैं, वो केंद्र सरकार के यानी कि संघीय सरकार के। तो और साथ ही साथ बाद में इस चीज़ को किसने और रिपीट किया, इंदिरा गांधी ने भी, जब उन्होंने कहा कि संकीर्ण प्रांतवाद को यानी कि जो क्षेत्रीयवाद की भावना हमारे देश में पनपती है, अलग अलग राज्य जो करते हैं समय पर, उसको रोकने के लिए राज्यपाल का पद महत्वपूर्ण है और उसके ऊपर कंट्रोल किसका महत्वपूर्ण है, संघीय सरकार का। ठीक है, ये था डिबेट आपका। अगर ये सब डिबेट आप अपने क्वेश्चंस में लिखेंगे तो बहुत अच्छे से आपका क्वेश्चन आंसर जो है निखर करके आएगा। अब थोड़े कुछ विवादों की बात कर लेते हैं। प्रमुख विवादित क्षेत्र जो रहे हैं भारत में राज्यपाल के पद को लेकर के, वो क्या क्या रहे हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट ए नंबर पे देखें, संवैधानिक मिशनरी के ठप हो जाने पर अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का सहारा लेता है। यानी कि यहाँ भारत में क्या है कि संवैधानिक मिशनरी ठप हो जाती है कि बहुमत किसी सरकार को नहीं मिलता, या कहें राज्य सरकार जो होती है वो संविधान के अकॉर्डिंग क्या है अपना कार्य नहीं कर रही होती है, उन शक्तियों का उपयोग नहीं कर रही होती है, उससे बाहर जाती है, तो राष्ट्रपति शासन हम का जो प्रावधान है, जो राज्यपाल सलाह देता, राज्यपाल गवर्नर सलाह देता राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति शासन लगा देता। ये हमेशा विवाद रहा है, इसका मिसयूज होता रहा है, चाहे हम केरल में देखें, राजस्थान में देखें, कर्नाटक में देखें, कितने सारे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर हम दूसरा देखें, अनुच्छेद 200 केंद्र राज्य संबंध को प्रभावित करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेना। यानी कि उन्हें ये लगता है कि जो राज्य सरकार कुछ कानून बना रही है वो संघ प्रणाली के लिए घातक है, तो वो क्या करता है, राज्यपाल अपने पास उसको आरक्षित कर लेता है। किसके लिए, राष्ट्रपति को, लंबे समय तक के लिए। अब वो मर जाता है नहीं मरता, ये जेवी वीटो की तरह काम करता, तो ये विवाद का भी एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। ठीक है, सी वाला देखें, 174(2) या कहें बी, दल या सरकार के नेता को सलाह पर राज्यपाल विधानसभा को भंग करेगा। कहा गया है कि सरकार का जो नेता होगा यानी कि मुख्यमंत्री होगा, दल का जो नेता होगा यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल विधानसभा को भंग करेगा। परंतु स्थिति और कुछ होती है, स्थिति ये हो जाती है कि वह अपनी मर्जी से ही, जब उसे लगता है कि होना चाहिए वहाँ पर मंत्रिमंडल या सरकार की सलाह नहीं लेता है, सीधे तौर पर वहाँ की जो विधानसभा है उसे भंग कर देता। वैसे ही क्या हुआ, 1989 में SR बम्बैया की सलाह के बिना ही विधानसभा भंग कर दी गई थी, कहाँ की, कर्नाटक की सरकार। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर अगला जो देखें पॉइंट है डी, उसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति। देखो 2000, इसे एक केस से जान लेते क्या हुआ था। 2001 में केस हुआ था, वो केस क्या था, वो ये था, जो जयललिता कर्नाटक की थी, उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर उन्हें एक जमीन घोटाले मामले में सजा सुनाई जानी थी और उसके तहत उन्हें जेल जाना था और चुनाव लड़ने से मना किया गया था, और चुनाव लड़ती भी नहीं है। मगर क्या होता है, जैसे ही चुनाव होती है उनकी पार्टी को अच्छी खासी वोट मिल जाती है। तो उस समय जो राज्यपाल थी फातिमा बीबी, उन्होंने क्या किया, उन राज्यपाल ने ये सब घटनाएं जो घट रही थी उसके बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री के लिए मनोनीत कर दिया, यानी कि उनका सबसे बड़ा दल था, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था। तो सब हमारे न्यायालय में ये विवाद हुआ कि न्यायालय में केस गया, तो ये कहा गया कि नहीं, ये संविधान की मान्यता के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ कि हमने देखा यहाँ पर राज्यपाल कैसे अपनी तरीके से जो संविधान के अंदर बताई गई चीज़ें उसके अनुरूप नहीं होता है, अपनी मर्जी अनुसार वह नियमों को चला रहा होता है। तो ये विवाद का विषय यहाँ पर भी बनता है। फिर अगला देखें, बहुमत प्राप्त न होने पर अपनी मर्जी से सरकार बनाने का न्योता देना, यानी कि विवेकाधीन शक्ति। कुछ विवेक के आधार पर शक्तियाँ होती है किसे, राज्यपाल को। मगर क्या है, अब इसे एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे गोवा में चुनाव हुए तो गोवा में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हुई, अन्य थी। ठीक है, मगर क्या होता, सबसे पहले अपनी विवेक शक्ति के आधार पर उन्हें लगा नहीं ये पार्टी सरकार नहीं बन पाएगी, तो उन्होंने बीजेपी को न्योता दिया। तो ये आलोचना हुई थी राज्यपाल की, जब दो पार्टी वहां पर मिलकर के सरकार बना सकती तो कैसे आपने वहां पर बीजेपी जो उस समय बड़ी पार्टी नहीं थी उसे न्योता दिया। और ऐसा केवल बीजेपी काल में नहीं हो रहा, आप कांग्रेस काल में देखें तो वहां पर भी ये सब घटनाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये क्या है सारे, मगर हम जो आम जनता की नज़र में देखें, हम ये मानते हैं जब हमने जिस पार्टी को बड़ा बनाया, ज़्यादा सीटें दिलाई हैं, तो जनता की नीतियों के अनुसार, उनकी वोटों के अनुसार ही तो सरकार बनाई जाए, ना कि राज्यपाल की सलाह के अनुसार। ठीक है, या उनकी विवेकाधीन शक्तियों के अनुसार। तो हमारा तो घाटा ये हो गया ना कि हमने अपने लोकतंत्र में अपनी वोट दी और सबसे पहले उस व्यक्ति को ऊपर तक पहुंचाया कि ये सरकार बनाए। मगर क्या होता है, राज्यपाल किसी दूसरी छोटी पार्टी को वहां पर जिसे ज़्यादा सीटें नहीं मिलती है उसे न्योता दे देता है और वो सरकार बना लेता है। तो ये सब इसके विवादित क्षेत्र थे। अब आपको क्या करना है,
है कुछ न्यायालय ने, जो हमारे जुडिशरी है, उसने कुछ डिसीजन दिए इसके जुड़े हुए, जो संविधान उपरांत जब संविधान बन गया था उसके बाद, जो सबसे पहले ये कहा कि 1979 में राज्यपाल का पद एक ऐसा संवैधानिक पद है, ये केंद्र सरकार के अधीन नहीं। इन्होंने साफ कर दिया कि संविधान के अंदर दिया गया पद है एक, वहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा कि ये केंद्र सरकार के अधीन एक पद होगा। मगर क्या है, केंद्र सरकार अपने हाथों की कठपुतली बनाती है, कभी भी उसे दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर देती है, कभी उसकी वहाँ पर से उसके पद से हटा देती है। तो ये स्थिति उन्होंने कहा कि हमारे न्यायपालिका ने कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, वह उसको तनख्वाह नहीं देते, उसकी तनख्वाह भी संचित निधि से दी जाती है। तो आपको ये सब एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, आप संवैधानिक पद का नुकसान कर रहे हैं या कहें उसकी शक्तियों का हनन कर रहे हैं। अब दूसरा केस देखें, एसआर बोम्बैया केस, ये जो भारत सरकार मामला था, इसमें क्या था, न्यायपालिका ने कहा राष्ट्रपति शासन से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का अवसर जरूर मिलना चाहिए। हम कहते हैं ना फ्लोर टेस्ट, कि वो अपने आप का विश्वास मत जीत के दिखाए। इससे पहले क्या होता है, विश्वास मत होता नहीं है, और क्या होता है, वहाँ के जो राज्यपाल है, अगर वहाँ पर जो केंद्र में दूसरी सरकार और राज्य में दूसरी सरकार, तो पहले ही उस वहाँ की विधानसभा को भंग कर देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसने कहा था, एसआर बोम्बैया केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरा केस वही था जो 2001 वाला ऊपर हमने बताया, फातिमा बीबी और जयललिता वाला केस, जिसमें क्या हुआ था, इसमें एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है जिसे सजा दी जानी है, और उसे वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये संविधान की मान्यताओं के खिलाफ है। अगले केस की बात करें, अगला केस था 1996 में पंजाब का तेज प्रकाश सिंह मामला और विधानसभा का सदस्य रहे बिना मुख्यमंत्री बनाना, ऐसा वाला। क्या हुआ था इस केस में, क्या होता है, तेज प्रताप सिंह एक व्यक्ति थे, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, मगर वह विधानसभा के सदस्य नहीं होते। अब ये कंडीशन थी कि 6 महीने के अंदर वह पद पे अपने उस विधानसभा का मेंबर बने, मगर क्या हुआ, 6 महीने के अंदर भी उसका जो है विधानसभा के सदस्य नहीं बन पाए, फिर भी उन्हें क्या हुआ, वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया। तो यहाँ पर संविधान ने, न्यायपालिका ने कहा कि इस संविधान की मान्यताओं के खिलाफ है, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो उस पद को इन्होंने असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तो क्या ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पर समय समय पर विवाद होते रहे और हमारे जुडिशरी के, न्यायालय के डिसीजन आते रहे। तो अपने अनुसार कुछ ना कुछ यहाँ पर आप डाल लेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल। अब जो सबसे बड़ी बात आती है, कुछ सुधार के लिए भी यहाँ पर चीज़ें हुई हैं। देखो ये सुधार आपको याद रखने होंगे। तो सबसे पहले सुधार की बात करें, फर्स्ट एआरसी में क्या कहा गया, यानी कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन ने क्या कहा 1996 में, राज्यपाल का पद राजनीतिक ना रहे, इसे राजनीतिक पद ना बनाया जाए, एक संवैधानिक पद है, और इस पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, जो ऐसे व्यक्ति को नियुक्त ना किया जाए जो किसी खास राजनीतिक दल से जुड़ा हो, उसका कभी सदस्य रहा हो, साथ ही साथ कभी नेता रहा हो, ऐसे व्यक्ति को उस पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, ऐसा फर्स्ट एआरसी में कहा गया। दूसरा क्वेश्चन, राजमन्नार समिति जो कर्नाटक की सरकार ने बनाई थी, ठीक है, इसमें क्या था, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में राज्य मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जाना चाहिए, और इन्होंने कहा कि हमारे संविधान से आर्टिकल 356 और 357 को हटा देना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति शासन को हटा देना चाहिए, और साथ ही साथ राज्यपाल को अपने कार्यकाल में पद से तब तक नहीं हटाया जाना चाहिए जब तक उच्चतम न्यायालय, इन्होंने कहा था कि अगर उन्हें वहां से हटाया जा रहा है उनके पद से, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा भी उसकी जांच होनी चाहिए, तभी जाकर के वाजिब कारणों के आधार पर उन्हें, यानी कि राज्यपाल को पद से हटाया जाए, ऐसा राजमन्नार समिति में कहा गया। बाकी और समिति भी थी, जैसे हम देखें पंजाब में आनंदपुर प्रस्ताव था, फिर हम देखें पश्चिम बंगाल ज्ञापन था, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितनी ये समितियां और आयोग महत्वपूर्ण है। अगली बात करें 1987 में सरकारिया आयोग, इससे पहले सहाय आयोग भी आया था, मगर हम सरकारिया को ज़्यादा महत्व देते हैं। राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, राज्यपाल ना तो केंद्र सरकार के अधीनस्थ है और ना ही उसका कार्यालय केंद्र सरकार का कार्यालय है, ठीक है, ये लाइन इसमें कही गई थी। और साथ ही साथ 356 का उपयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाए, जब सारी स्थिति बंद हो जाए तभी हम वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाए, ये इनका कहना था। साथ ही साथ अगर राष्ट्रपति शासन लगा भी लें तो पहले चेतावनी दी जाए और सरकार से स्पष्टीकरण माना जाए, क्या सच में उनका जो बहुमत विधानसभा में था वो नहीं रहा, क्या सच में वह सरकार जो है वहाँ पर नीतियों को प्रभावित कर रही है, या कहें केंद्र और राज्यों के संबंध को प्रभावित कर रही है, या कहें संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है, तो स्पष्टीकरण सरकार से मांगा जाए और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को जो भेजी गई रिपोर्ट को
को संसद में भी रखकर विचार का मुद्दा बनाया जाए। देखें, सबसे बड़ी बात थी कि अगर वहाँ से राज्यपाल को हटाया जा रहा तो उसे संसद के बीच में भी रखा जाए उस रिपोर्ट को, और उस पर चर्चा की जाए कि वाजिब कारणों के तहत ही उन्हें हटाया गया या नहीं हटाया गया। फिर क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह भी ली जाए। तो ये आप सरकारी आयोग की रिपोर्ट को याद रखेंगे। वैसे ही आप देखेंगे पुंछी आयोग सबसे महत्वपूर्ण है। पुंछी आयोग, हम जब हमारे गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा था कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पुंछी आयोग की हम जो सिफारिश है उस पर काम कर रहे हैं। अब ये नहीं पता कि अभी सरकार वर्तमान में क्या वाकई में पुंछी आयोग की सिफारिशों पर काम कर रही है, हमें नहीं पता। मैं जब वो गृह मंत्री थे उन्होंने कहा था कि अपनी बैठक में कि हम पुंछी आयोग की सिफारिशों पर काम कर रहे हैं। तो वैसे ही इन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद 5 साल का निश्चित हो, राजनीतिक कारणों से पद से हटाया ना जाए, हटाने की प्रक्रिया महाभियोग रहे। साथ ही जैसे महाभियोग के द्वारा हम राष्ट्रपति को हटाते हैं, ठीक है। आरक्षित विधेयक को 6 माह से पहले राज्य को सहमति या असहमति के साथ लौटाना होगा। ऐसी नहीं कि जेबी वीटो की तरह वो उनके पास रखा ही रह जाता राज्यपाल के पास, और क्या होता है, सरकार अपने किसी नए कानून को नहीं बना पाती। तो पुंछी आयोग का जरूर आप लिखेंगे। निष्कर्ष और सिफारिशें हैं। देखो, निष्कर्ष और सिफारिशें जो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं वो यही है, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा सुझाव रहेगा कि एक समिति का गठन किया जाए। उस समिति में विपक्ष का नेता और सत्ता पक्ष के सदस्य बने उसके सदस्य बने, और उसकी जो सिफारिश के आधार पर फिर राष्ट्रपति को भेजें। तो अच्छा रहेगा कि उसमें विपक्ष के नेता को भी शामिल किया जाए, या कहें औपचारिक रूप से राजनीतिक पद की जब प्रशासनिक पद इसे घोषित किया जाए। किसको? क्योंकि एक संवैधानिक पद है, इसलिए राज्यपाल का पद राजनीतिक ना रहे, प्रशासनिक पद बने। और क्या है, राज्यपाल के कार्यों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत लाना चाहिए, यानी कि न्यायिक प्रक्रिया के अंदर लाने चाहिए, जिस पर न्यायालय भी पूरी तरीके से नियंत्रण रख सके। साथ ही साथ आधारभूत ढांचे में शामिल किया जाना चाहिए। हमारा जो भारत के संविधान का आधारभूत ढांचा है, जो किसने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया, उसमें राज्यपाल के पद को शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर अगला क्या है, न्यूनतम और अधिकतम समय निश्चित किया जाना चाहिए कि हमारे जो राज्यपाल है उसका एक न्यूनतम फिक्स समय हो। ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए तो बोला गया, मगर होता क्या, कभी 1 साल में हटा लिया जाता, कभी 3 साल में, किसी भी 4 साल में। तो एक न्यूनतम भी, मान लीजिए 5 साल के लिए चुना जा रहा है तो कम से कम 2 या 3 साल से पहले हटाया ना जाए, ठीक है। अगर हटाया जाए तो उनकी आकस्मिक मौत या ऐसे कुछ कारण बने, या कुछ बिल्कुल तथ्यों के साथ बताए गए कारण बने, और उसका एक अधिकतम समय भी जरूर बताया जाए, ठीक है। जन भावना का प्रतीक ना बने। देखो, जन भावना का प्रतीक का मतलब यहाँ हो गया कि जो हमने अक्सर, आपने राम नाईक का नाम सुना होगा, जो राज्यपाल रहे, शायद अब बंगाल के हैं, पहले यूपी के रहे, तो वो क्या करते थे, वो इस तरीके से स्पीच दिया करते थे जैसे जनता का प्रतिनिधि हो, मगर वो एक संवैधानिक पद पे बैठे थे। जनता का प्रतिनिधि कौन होता है? जनता का प्रतिनिधि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होते हैं, मगर ये इस तरीके से स्पीच दिया करते थे जैसे एक नेता हो, राजनीतिक दल का नेता हो। तो ये क्या होता है, ये क्लैश लाता है, यानी कि ये लड़ाई लाता है किसके बीच, हमारी राज्य सरकार और किसके बीच, राज्यपाल और केंद्र सरकार के बीच। तो ऐसा जनप्रतिनिधि का प्रतीक उन्हें नहीं करना चाहिए, इस पर पूरी तरीके से रोक होनी चाहिए। फिर अगली बात है, राज्यपाल के लिए आचार संहिता का भी निर्माण किया जाए। आचार संहिता में क्या कर दिया जाए कि वह जनप्रतिनिधि जैसे कोई भाषण नहीं देगा, किसी सरकार का, केंद्र सरकार का गुणगान नहीं करेगा, राज्य सरकार का गुणगान नहीं करेगा, जो संविधान में मूलभूत मान्यता है उसे ही प्रसारित करेगा। ये सब चीज़ों को वो अपने संविधान, अपने आचार संहिता में बनाया जाए, ठीक है। जनमत का ध्यान रखते हुए बहुमत या सबसे छोटी पार्टी को सरकार बनाने का मौका पहले दिया जाए, यानी कि जो सबसे बड़ी पार्टी हो, बहुमत बनाने वाली सबसे बड़ी पार्टी को ही सबसे पहले न्योता दिया जाए, ये फिक्स करनी चाहिए मान्यता। तो देखो, ये क्वेश्चन था जुड़ा हुआ, आप अपने सुझाव भी इसमें ऐड कर। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र को मजबूती देने या देश में वास्तविक लोकतंत्र को कायम करने में पंचायत राज व्यवस्था की भूमिका, यानी कि पंचायती व्यवस्था की भारत में भूमिका क्या है, क्या ये वास्तविक लोकतंत्र भारत के अंदर कायम करता है या नहीं। देखो, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने जोड़ा है, कोई भी आप पीसीएस का, यूपीएससी का पेपर उठा के देखेंगे ना, पोल साइंस का, कोई भी एक ऐसा पेपर नहीं मिलेगा जो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा क्वेश्चन ना हो। और वैसे भी स्टेट का ये एग्जाम है, और स्टेट में हम देखें जो लोकल गवर्नमेंट का होता है, स्थानीय स्वशासन होता है, वो किस में आता है, राज्य सूची का ही विषय होता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन सदाबहार
अनुसार क्वेश्चन होता है, नेचर अलग हो सकता है, उसी के आधार पर हमने क्वेश्चंस का आंसर भी बनाया है जिससे कि पॉइंट आप वहां पर ऐड कर सकें अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है। सारी सत्ता सिमटकर एक स्थान पर केंद्रित ना हो अपितु असंख्य गांवों में विकेंद्रीकृत हो। किसने कहा? गांधी जी ने। देखो, जब भी एक पंचायत से जुड़ा कोई क्वेश्चन हो ना, कोई एक कोड डाले या गांधी जी का डाल दे, जवाहरलाल नेहरू का डाल दे, स्पेशली गांधी जी का डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी ये मांग थी भारत को स्थानीय स्तर पर भी लोकतंत्र का आधार दिया जाए और वो आधार पंचायती राज व्यवस्था के रूप में हो, और ये परंपरागत रूप से भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, इसे भारतीयों से अलग ना की जाए, ऐसा गांधी जी कहते थे। तो आप भी कोई यही कोड डाल दें, अलग कोई कोड जरूर लिखें शुरुआत में, स्टार्टिंग में। ठीक है, राष्ट्रपति के सपनों को आजादी पश्चात कायम कर पाना संभव नहीं था। जब हम आज़ाद हुए तो उस समय हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लागू कर पाए। उसका रीज़न था संसाधनों की समग्रता का अभाव। जो संविधान सभा थी उसमें यह कहा गया कि अभी संसाधन हमारे पास प्रचुर मात्रा में नहीं है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे हमारे पास मशीन हो, चाहे हमारे पास दूर दराज तक पहुंचने के लिए रोड हो, तो ये सब नहीं है। गाँव के बीच संपर्क साधने में चुनौतियाँ थी उस समय। अधिकारों के प्रति हमारे जो ग्रामीण भारत के लोग थे, उनके अधिकारों के प्रति भी वह इतने सचेत नहीं थे, कॉन्शियस नहीं थे, असचेत थे। ठीक है, और निरक्षा इत्यादि चुनौतियों को ध्यान में रख करके भाग 4, संविधान के भाग 4 में उस समय क्या कर दिया गया, क्योंकि उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अधिकारों से अवगत नहीं थे, इसलिए संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में कहा गया कि राज्य का ये दायित्व है कि वे भविष्य में अवश्य ही स्थानीय स्वशासन की नींव रखेंगे, जिसका परिणाम हमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में देखने के लिए मिलता है। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रखनी। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपनी तरफ से बना लेंगे। अब आगे चलते हैं कि क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। क्या वास्तव में वास्तविक लोकतंत्र को मजबूती दी है पंचायती राज व्यवस्था ने? उसे हम देखते हैं कैसे। सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा गांवों का राष्ट्र। भारत क्या है? ग्रामीण भूमि वाला देश है, इसलिए गांवों का या ग्राम का राष्ट्र हमने लिखा है, एवं ग्राम सत्ता का वास्तविक केंद्र। तो जब ग्राम का राष्ट्र है, गांवों वाला देश है भारत, ग्राम प्रधान देश है, ठीक है, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला देश है, तो क्या है, सत्ता का केंद्र भी गांव को ही बनाया गया। उस गांव को जो सत्ता का केंद्र बना दिया गया, तो भारत में क्या हुई है, राजनीतिक लोकतंत्र कायम हो पाया। और इसे हम गांधी जी के ओशियानिक मॉडल से भी देख सकते हैं। जब एक समुद्र होगा, उसके बीच में कंकड़ डालेंगे तो लहरें कैसे चलेंगी? इधर की तरफ चलेंगी, ठीक है, केंद्र से परिधि की ओर चलेंगे। वैसे ही इन्होंने कहा कि हमने भारत में वास्तविक लोकतंत्र कायम करने के लिए गांधी जी के ओशियानिक मॉडल पर फोकस किया है और भारत के केंद्र यानी गांव को मजबूत किया। वहां पर हमने राजनीतिक सत्ता उन्हें लोगों को प्रोवाइड कराई है। कैसे कि राजनीतिक स्तर पर हमने वास्तविक केंद्र कैसे बनाया, कैसे कि हमने वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था बना दी है, जिससे शासन के अंदर जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी कर सके। कैसे भागीदारी करेगी? या तो वोट दे करके या खुद चुनाव लड़ करके। तो हम कह सकते हैं कि हमारी इस व्यवस्था ने राजनीतिक स्तर पर ग्रामीण भारत को क्या बना दिया गया? वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप यहाँ पर दे दिया गया। फिर हम कहें ग्रामीण क्षेत्र आवश्यकता और आर्थिक शक्ति और आत्मनिर्भरता, या कहें हमने यहाँ पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लागू की थी, यहाँ पर हम कह सकते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भारत के अंदर हमने लागू की है। कैसे? हम कहते हैं कि हमारे प्रत्येक गांव की, हर एक व्यक्ति की, प्रत्येक गांव की, प्रत्येक राज्य की, प्रत्येक स्तर पर देखें, सबकी विविधता आवश्यकता अलग अलग होती है। भारत तो वैसे ही विविध देश है, चाहे जलवायु के आधार पर देखें, चाहे व्यक्ति की नस्ल के आधार पर देखें, व्यक्ति की जाति के आधार पर देखें, व्यक्ति की बोली के आधार पर देखें, व्यक्ति की पहनावा के आधार पर देखें, तो सबकी अपनी आर्थिक ज़रूरतें भी अलग होती हैं। उस आर्थिक ज़रूरी के भाव को हमने समझा और हमने क्या किया, 29 अधिकार भी रख दिए पंचायती राज व्यवस्था में, जिसके आधार पर वह खुद के लिए नीतियों का निर्माण कर सकें, उन 29 विषयों पे अपने लिए काम कर सके खुद के द्वारा। तो इससे क्या हुआ, भारत में आर्थिक लोकतंत्र भी कायम हुआ। यानी कि वास्तविक लोकतंत्र का दूसरा स्वरूप हमने क्या कहा, आर्थिक लोकतंत्र। देखो आप इस तरीके से लिख
देखेंगे ना 100% टीचर भी ना, देखो गांव जब भी हम पंचायती वाला विषय पढ़ते हैं ना, तो पंचायती वाले में ना सभी एक जैसा ही लिखते हैं, क्योंकि पॉइंट ही वही होते हैं। पर आपकी लिखावट माने रखती है कि आपने राइटिंग स्किल कैसे हैं। तो जितना अच्छा इस क्वेश्चन में आप राइटिंग स्किल देंगे, क्वेश्चन आपका और भी निखर करके आएगा। तीसरी बात करें, सामाजिक पहचान और विविधता एवं सामाजिक आत्मनिर्भरता। देखिए कैसे कहें, हम यहाँ कहते हैं सोशल डेमोक्रेसी हमने लाने की कोशिश भारत में की है। किसके थ्रू? पंचायती राज व्यवस्था के थ्रू, जिससे वास्तविक लोकतंत्र कायम कैसे हो पाया। जैसे हमने जेंडर स्तर पर बात करें, हम कास्ट के स्तर पर बात करें, रिलीजन के स्तर पर बात करें, हमने सबको जोड़ा है। और इसके साथ ही दूसरा पॉइंट नीचे वाला देखें तो समावेशीकरण किया है, राजनीतिक समावेशीकरण कर दिया है। किसके साथ? समाज के साथ। हमने समाज को क्या किया है, जो पिछड़े वर्ग थे, महिलाएं थी, पिछड़ी जातियां थी, पिछड़े लोग थे, आर्थिक अधिकार उन्हें नहीं थे, राजनीतिक अधिकार नहीं थे, उस सामाजिकता के भाव को हमने जाना और सबका राजनीतिक समावेशीकरण किया है। यानी कि इंक्लूसिव, राजनीतिक रूप से सबको इंक्लूसिव बनाया है, सबको एक दूसरे के करीब लाया है, वहां पर अधिकार दिए हमने। तो इससे भी हमारे सामाजिक लोकतंत्र के द्वारा वास्तविक लोकतंत्र भारत में काम हो या कामयाब हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट अगला बनाएंगे। तो अगला पॉइंट है, आप देखते हैं हमारे संविधान के आर्टिकल 39 को देखें तो हमारा आर्टिकल संविधान का 39 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर भारत में संघीय सरकार या राज्य सरकार है आर्टिकल 39 को इस तरीके से लागू कर दें, अगर पूरी तरीके से लागू कर दें, वो क्या कहता है, संसाधनों का उचित वितरण सभी के अंदर किया जाए, कि जो समाज का धन है या संसाधन है वो किसी एक स्थान पर केंद्रित ना हो, उसका उचित ढंग से या डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए समाज के सभी लोगों में। तो आपको नहीं लगता कि हमने पंचायती राज व्यवस्था जो कायम की वो इसलिए ही की क्योंकि हमारे इस भारत का अभिन्न अंग गाँव भी है, ग्रामीण भारत भी है। आज भी हमारा जो है अब तो 50% से ज़्यादा हमारा शहरीकरण भारत में हो चुका है, मगर 50% से ज़्यादा जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। अगर डाटा की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 55% हमारा शहरीकरण हो चुका है देश का, शायद 45% या 40% ग्रामीण क्षेत्र आज भी है, मगर पॉपुलेशन ज़्यादा गाँव में ही आज भी रहती है। तो ये कहा जाता है आर्टिकल 39 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर इस आर्टिकल को अच्छी तरीके से केंद्र और राज्य सरकार मिल करके इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो भारत में वास्तविक लोकतंत्र कायम हो जाएगा। ठीक है, कैसे? संसाधनों का उचित बंटवारा, एक सहयोग। क्या हमने जब पंचायती राज व्यवस्था को बनाया तो इसलिए बनाया ना कि वहाँ की जो ज़रूरतें हैं वहाँ तक भी उनके आर्थिक संसाधन उन्हें दिए जाए, क्योंकि वह भी सहयोग करते हैं। एक छोटी सी चीज़ का पदार्थ को खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं। तो उसका क्या है, सरकार इन ग्रामीण क्षेत्रों में किस चीज़ की व्यवस्था कर रही है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रोवाइड करा करके राज्य वित्तीय आयोग के तहत क्या है वहाँ पर स्कूल खुलवाने हो, वहाँ नाली की व्यवस्था करानी हो, कृषि के लिए बीज उपलब्ध कराने हो, समुदाय भवन बनाने हो, तो ये सब काम भी वहाँ तक भी संसाधन हम उपलब्ध करा रहे हैं। अगले पॉइंट की बात करें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भारतीय मंच। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भारतीय मंच जब से आंतरिक तौर पर देखें, अंदरूनी तौर पर देखें, हम केंद्र पर देखें तो क्या देखने के लिए मिलता है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पहली सीढ़ी क्या बनी, ग्राम सभा। ग्राम सभा हमने इसलिए बनाई कि वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र कायम हो सके, साल में इसकी बैठकें हों और ग्राम सभा में लोग वो हों जो 18 साल की आयु के हैं, उसे पूरी कर चुके हैं, उसके ज़्यादा के हों, तो ये मिलकर के वहाँ की समस्या को हल करें, यहाँ अपनी समस्या अपने प्रधान से बताएं। तो क्या भारत में इसके आधार पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे यहाँ कायम नहीं हुआ? यहाँ की प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ये चर्चा करेंगे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की ये जरूरत हो। इससे हम इतने तगड़े तगड़े पॉइंट आपके लिए बनाए हैं, तो आपको ये सब याद रखने हैं, बस लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए इन्हें। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें, केंद्र सरकार को नीतियों और कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने में आसानी हुई है, जैसे मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान, राशन वितरण। क्या था, पहले हमने नीतियाँ केंद्र स्तर पर तो बन जाती थी, भारत इतना बड़ा देश है, ठीक है, और ये केंद्र है, ठीक है, केंद्र है, यहाँ तक नीतियों को जाने में, यहाँ तक जाने में बहुत भ्रष्टाचार होता था, यह कहीं पहुँच नहीं पाती थी। तो क्या हुआ, इसलिए हमने पंचायती राज व्यवस्था बना दी गई और वहाँ पर राशन वितरण के अधिकार उन्हें दिए गए, मनरेगा के तहत वहाँ पर रोजगार दिए गए। तो इससे क्या हुआ, पंचायती राज स्तर पर प्रधान की सहायता थे, ग्रामीण पंचायत की सहायता थे, वहाँ पर सुविधा संसाधन अच्छे से हम पहुँचा पा रहे हैं, वास्तविक लोकतंत्र हम कायम कर पा रहे हैं। वैसे ही कहें
कि 2 पॉइंट भी इससे ही सिमिलर हैं कि धन और अधिकारों को हस्तांतरण हम कर रहे हैं। जैसे क्या हुआ, कुछ कृषि अधिकार भी अब इन्हें दिए जा रहे हैं, शिक्षा के आधार भी ग्राम पंचायतों को दिए जा रहे हैं, बाल विकास के अधिकार भी दिए जा रहे हैं, धीरे धीरे हेल्थ से जुड़े हुए अधिकार इन्हें दिए जा रहे हैं। जो पहले राज्य सरकार करती थी या कहीं जिला प्रशासन करता था, अब सीधे तौर पर इन्हें हम धीरे धीरे हस्तांतरण कर रहे हैं कि अपने स्तर पर आप अपनी समस्या को सुलझाएं। जिला प्रशासन आपकी हेल्प करेगा, मगर क्रियान्वित करने का काम हम सीधे तौर पर पंचायतों को दे रहे हैं। तो वास्तविक लोकतंत्र तो भारत के अंदर कायम हो रहा है ना, ठीक है। फिर अगली बात करें कि अब हमने जो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने आप को हाईटेक बनाती है ना, टेक्नोलॉजी से जोड़ती है, आईटी सेक्टर से जोड़ती है, सभी एक क्षेत्र से बैठी जगह से सारी सुविधा दूसरों तक पहुंच जाती है, जो बैंकिंग के थ्रू। वैसे ही हमने क्या किया, अपनी पंचायतों का भी तो डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं ना। भारत के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा पंचायतें, तो उनका हम डिजिटल भी बना रहे हैं। तो ये क्या है, वास्तविक लोकतंत्र वाकई भारत में कायम हो रहा है। किसके थ्रू? पंचायती राज व्यवस्था के थ्रू, जहाँ पर गांव का एक बैठा व्यक्ति खुद प्रत्यक्ष रूप से चुनाव भी लड़ रहा है और या चुनाव में भागीदारी भी कर रहा है वोट के थ्रू। तो ये क्या है, हमने अपने समाज के अंतिम व्यक्ति को जो ग्रामीण क्षेत्र में बैठा है उसे लोकतंत्र से जोड़ने की कोशिश यहाँ की है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि 15 अब क्या, जो 15वां वित्त आयोग है जो 24-25 तक लागू रहेगा, उसने कहा है कि मौजूदा जो 2% बढ़ाने की बात की है, जो राज्य वित्त आयोग होता है वो क्या करे, अब ग्राम पंचायतों को जो वित्तीय सहायता दी जाती है उसे 2% का इजाफा करे। हालांकि क्योंकि ये विषय किसका होता है, राज्य सरकार का होता है, तो राज्य सरकार इसका विरोध भी करती है कि हम इतना भी फंड नहीं और ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक है। ये विवाद का विषय है, मगर हमने आगे कदम और बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मगर जो लोकतंत्र से दूरी भी तो रही है ना, कि हम सीधे तौर पे ये थोड़ी कहते हैं कि पूरी तरीके से लोकतंत्र कायम ही हो गया, मगर कुछ समस्या भी निकल कर के आई है। जैसे अशिक्षा और ग्रामीणों की निर्धनता। हम क्या कहते हैं कि भारत में हमने बहुत कोशिश की है वास्तविक लोकतंत्र आ पाए, मगर भारत में हम साक्षरता स्तर अभी भी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी वहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं हुआ है, जिससे ग्रामीण जनता शिक्षित नहीं हुई है, वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है। अभी भी ग्रामीण जो है निर्धनता में जी रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, उन्हें संसाधनों में उचित बंटवारा हमने आज तक नहीं कर पाए, यानी कि आर्टिकल 39 के तहत, ठीक है। और इसका ही परिणाम क्या हो रहा है, हमने देखा था हरियाणा में डिसीजन लिया गया था कि वहाँ पर 10वीं पास मान्य की गई थी अगर आप प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग वो डिसीजन गलत था, ठीक है। वो आप हो सकता है कि पढ़े लिखा व्यक्ति ज़्यादा काम कर सकता है, मगर ये डिबेट आपके उस समय भी था जब हमारी संविधान सभा चल रही, तो ये मना किया गया था नहीं, क्योंकि हम खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं कि हमने शिक्षा स्तर अभी तक अच्छा नहीं किया। शिक्षा हम खुद नहीं दे पाए हैं, तो हम कैसे कंपलसरी कर दें कि आपकी 10वीं कक्षा तक शिक्षा कंपलसरी हो प्रधान बनने के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग वो डिसीजन गलत था, आपके लिए अकॉर्डिंग वो सही भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। उसके पॉजिटिव पॉइंट भी नेगेटिव भी है, मगर राज्य ने ही वहाँ पर अच्छे से शिक्षा नहीं प्रोवाइड कराई और कोई एक दूसरा व्यक्ति बाहर दूसरे राज्य से या कहीं दूसरे क्षेत्र से शिक्षा लेकर के आ रहा है, फिर प्रधान बन रहा है, तो फिर वो फायदा क्या, वो अपने ही क्षेत्र में नहीं पढ़ पाया, बेशक उसने बाहर जाकर के शिक्षा ले ली, तो फायदेमंद थोड़ी है, ठीक है। वो तो उसकी मजबूरियाँ थी कि इतनी दूर शिक्षा लेने भी गया, ठीक है। ग्रामीण संस्कृति का दलगत राजनीति से जुड़ाव होना सबसे बड़ा लूज पॉइंट है, सबसे बड़ी आलोचना है कि आज राजनीतिक रूप से जो हमारी पंचायतें हैं उसका भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। आप देखते हैं इतने हाईटेक चुनाव होते हैं, भ्रष्टाचार इतना होता है, पैसा इतना खर्च किया जाता है, किस लिए? क्योंकि उन्हें दलों का भी सपोर्ट होता है। वो सोचते हैं कि अगर हम जो रूट है भारत के ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर अपना कब्जा कर लेंगे, वहाँ के लोगों को अपनी तरफ आकर्षण कर लेंगे। आप देखेंगे जो पंचायत के चुनाव होते हैं वहाँ पर भी आप देखेंगे मोदी सरकार के लिए, कांग्रेस के लिए, बीएसपी के लिए, एसपी के लिए वहाँ पर समर्थन दिखाया जाता है, उनके नारे लगाए जाते हैं, उसके नाम पर वोट मांगे जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ग्रामीण भारत के हमने चुनाव कराए, प्रधान का पद क्रिएट किया गया, वो राजनीतिक पद नहीं है, वो वहाँ पर सुविधा प्रोवाइड कराने वाला एक पद है, ठीक है। तो ये दलगत राजनीति वहाँ तक चली गई, तो इसलिए हम वास्तविक लोकतंत्र से दूर जा रहे हैं, जो उसका मूल था उससे भटक रहे हैं, ठीक है। पंचायती राज में अपराधीकरण का प्रभाव आप देख रहे हैं। पंचायत के जो चुनाव होते हैं, अब ऐसे प्रधान अपने आप को आगे उठा रहे हैं या अपना जो है मनोनीत अपने आप को कर रहे हैं कि हम आप पर्चा भर रहे हैं कि वह आपराधिक पृष्ठभूमि से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। तो क्या ये वास्तविक लोकतंत्र होगा? नहीं। और सरकार ने अभी तक इस स्तर पर कोई एक कानून नहीं बनाया है कि पंचायत स्तर पर जो चुनाव में खड़ा होता है उसके लिए भी कुछ आचार संहिता है, या जो कैंडिडेट बनेगा उसके लिए भी कुछ योग्यता इस तरीके की नहीं बनाई है। अगर ऐसा करना चाहिए, अगर वो अपराधी पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर उसे डिनाई होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, महिला आरक्षण परंतु पुरुष प्रधानता का होना।
देखो महिला का आरक्षण हमने दे तो दिया, 33% दे तो दिया, मगर कुछ कुछ राज्यों में 50% है। मगर अभी भी क्या देखने के मिल रहा है कि वह प्रधान तो बन जाती हैं, मगर उसके पीछे जो पीछे पावर होती है वो पुरुष प्रधान समाज ही चला रहा होता है। ये नकारात्मकता हमें त्यागनी होगी। हालांकि इसके कुछ अच्छे पॉइंट भी निकल करके महिला खुद से भी आगे जागरूक होकर के अधिकार या अपने ग्राम को चला रही हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आर्थिक स्रोत और धन की उपलब्धता, देखो आर्थिक स्रोत और धन की उपलब्धता में अभी भी हमारी पंचायतें पिछड़ी हुई है। वो उन संसाधनों को इस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही हैं जितना हम जिला स्तर पर देखें, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी उस तरह की नहीं है कि वह अच्छे से उस राज्य को आगे, अपने गांव को आगे बढ़ा सके, ठीक है। इसी तरीके से और भी पॉइंट हैं, जैसे राजनीतिक अधिकारों की जागरूकता में कमी और ग्राम सभा। देखो ग्राम सभा क्या होता है कि बैठक होनी चाहिए साल में इतनी, मगर उतनी बैठक नहीं हो पा रही। यहाँ पे भी ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है, ठीक है। फिर अगली बात करें स्थानीय निकायों एवं परिवार राजनीति, जहाँ परस्पर समुदायवाद की भावना प्रभावित होना। ये क्या है कि अब हम देख रहे हैं कि अब जो परिवारवाद हमें राज्य की राजनीति में दिखता था, साथ ही केंद्र की राजनीति में दिखता है, वो हमें स्थानीय स्तर के चुनावों में भी दिखता है कि प्रधान का बेटा ही अगला या उसका चाचा ही फिर वो प्रधान बन जाता। तो ये जो है भाई भतीजावाद हमें देखने के लिए मिल रहा है पंचायत में भी। यह कहें कि जो प्रधान बन गया वो अपने परिवार से जुड़े जितने भी लोग हैं, जो उनके बिलोंगिंग हैं, उन्हें कुछ महत्वपूर्ण पदों पर चयनित कर देता है। तो ये स्थिति अब हमारे पंचायती स्तर पर भी देखने के लिए मिल रही है। प्रलोभनकारी राजनीति और भ्रष्टाचार का प्रभाव, अब देख रहे हैं हम, जब भी देखते हैं क्या हमारे जब पंचायत के चुनाव होते हैं, आपको देखने के लिए मिलता है ना कि वहाँ पर लोक लुभावनी नीतियों के द्वारा जनता में शराब बांट करके, साड़ी बांट करके, बर्तन बांट करके, मिठाई बांट करके लोगों की वोटें खरीदी जाती है। तो ये चीज रणनीति अब कहाँ पर पंचायती स्तर पर भी देखने को मिले, और ये रणनीति ना हम देखेंगे बहुत आगे बढ़ चुकी है। लाखों लाखों खर्च किए जाते हैं पंचायत के चुनाव जीतने के लिए भी, ठीक है। तो भविष्य में क्या कदम होना चाहिए? देखो भविष्य में कदम होने चाहिए कि भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी तंत्र को मजबूत बना जाए, राइट टू रिकॉल को अनिवार्य किया जाए, ग्राम सभा की भूमिका को और मजबूत बनाया जाए, दलगत राजनीति से दूर किया जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि वीडियो लंबी बनती है इसलिए मैं बोलना पड़ता है, समझाना इसलिए पड़ता है क्योंकि मैं इसलिए समझाता हूँ कि जब हम किसी एक चीज़ को समझते हैं ना, कोई समझा रहा हो और एंड टाइम चल रहा हो, तो हमें लंबे समय तक याद रहती है। मेरे साथ भी और आपके साथ भी होगा, ह्यूमन माइंड यही है कि जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, साइकोलॉजी में आपको बीएड में पढ़ाया जाता है कि जो व्यक्ति एक होता है 65% चीज़ें ना कैसे सीखता है, वो 65% चीज़ें किसी चीज़ को देख कर और सुनकर सीखता है, ठीक है। बाकी 30% वो अलग तरीके से सीखता है, वो क्या कहते हैं, खुद से सुनकर खाली। यहाँ पर आप देख और सुन दोनों रहे हैं। तो इसलिए याद रखना कि वीडियो इसलिए मैं थोड़ा सा डीपली बनाता हूँ जिससे आपको पॉइंट याद रहे और आप खुद के भी पॉइंट एग्जाम में क्रिएट कर सकें, ठीक है। उस समय दिमाग काम नहीं करता है, मगर चीज़ें सुनी हुई होती तो वो याद आ जाती हैं, ठीक है। वैसे ही महिला भागीदारी को अनिवार्य रूप से 50% किया जाए, जो अभी केवल 20 राज्यों में है कि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है, मगर उसे 50% केंद्र सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। देखो वैसे ही हमने यहाँ पर कुछ सूचना के अधिकारों की पहुंच, सूचना के अधिकार को हमें पंचायती स्तर पर भी मजबूत बनाना होगा। शिक्षा की अनिवार्यता को हटाना होगा। अभी हमारे पास वो समय नहीं आया है कि शिक्षा को हम अनिवार्य बना दिया जाए, ठीक है। वैसे ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ना हमने यहाँ पर लिखी है, जो हमारा सेकंड ARC है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, ठीक है। उसके आधार पर पंचायत को नागरिक केंद्रित बनाने की यहाँ पर उन्होंने अनुशंसा की थी, अपने सुझाव दिए थे। उसको महत्वपूर्ण रूप से आप याद रखेंगे और अपने एग्जाम में लिख कर के आएंगे। उन्होंने कहा था अपने उसमें सुझाव में कि पंचायतों को जनता सरकार का दर्जा दिया जाना चाहिए। जो पंचायत है जनता सरकार है, जनता की सरकार की तरह वो काम करें, ठीक है। दूसरा, पंचायत स्तर पर लोकपाल नियुक्त किया जाए, ठीक है। लोकपाल पद सबसे बड़ी मांग थी इसकी सेकंड ARC की। अगर लोकपाल हो जाएगा तो वहाँ पर जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो पाएगा। लोकपाल की नियुक्ति की जाए, बहुत बड़ी ये मांग है, यहाँ पर याद रखना। पंचायतों को अपने अधिकारों को, अपने अधिकारियों को नियुक्त करते और वेतन भत्तों का अधिकार दिया जाए। ये कहा गया कि जो पंचायतें हैं वो अपने अधिकारी खुद नियुक्त कर सके, उनको वेतन भत्ते दिए जाने का उन्हें अधिकार दिया जाए। साथ ही वित्तीय मामलों में राज्य पर निर्भरता समाप्त होनी चाहिए। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग उधर से होनी चाहिए, जिससे अपने क्षेत्र के वो वित्तीय निर्णय खुद से ले सकें। ग्राम सभा की बैठकें अनिवार्य की जाए, जो अभी अनिवार्य नहीं है, बस ये कहा जाए कि इतने समय पर बैठकें होगी, मगर ग्राम सभा में अनिवार्य होना चाहिए कि वहाँ पर कुछ लोग जरूर उसमें जुटें। और पंचायत की भी ये जिम्मेदारी बनती है, प्रधान की भी जिम्मेदारी बनती है कि ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन समय पे कराए, ठीक है। फिर ग्राम को आत्मनिर्भर बनाने हेतु ग्राम के विशेष आर्थिक कार्यों को प्रोत्साहन योजना बनाई जाए, यानी कि जो ग्राम की हर एक गांव की अपनी एक विशेषता होती है। कहीं पर इत्र बन रहा है,
किसी कहीं पर साड़ियों का काम हो रहा है, कहीं पर बुनाई का काम हो रहा है, कि उनकी विशेषताओं को ध्यान में रख करके वहाँ पर विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने चाहिए जिससे गाँव के लोगों को विकास मिल सके। नए टैक्स अधिकारी ने दिए जाने चाहिए। तो ये सब मांगे भी आप याद रखेंगे। इसके साथ ही हमने ना यहाँ पर केंद्र सरकार की कुछ पहले लिखी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मगर क्योंकि आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो राज्य के केंद्र के साथ आप राज्य स्तर की भी कुछ पहले लिख सकते हैं। तो ये थे हमारा पूरा दूसरा क्वेश्चन। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या आप हमारे प्रोवाइड ले सकते हैं इसको। कहाँ से? हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ पर हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। मगर आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आपको छोटी सी मेहनत हमारे लिए करनी। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय